जुर्म और सज़ा, क्राइम एंड पनिशमेंट। मुसन्नफ फ्योदोर दोस्तोव्स्की, रूस के अजीम अदीब, जिन्होंने इंसान के बातिन, नफ्सियात, ज़मीर और तौबा जैसे मौज़ूआत पर बेमिसाल लिखा। ये नावल 1866 में शाया हुआ और आज तक दुनिया भर में लाखों क़ारीईन को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। ये सिर्फ एक मुजरिम की कहानी नहीं, ये ज़मीर की चीख है और मुआफ़ी की तलाश का सफ़र। हिस्सा अव्वल, जुर्म का ख्याल और मंसूबा। रात की तारीकी में सेनेट पीटर्सबर्ग की खस्ता हाल गलियों से एक नौजवान अपने बोसीदा कूट के नीचे छुपी एक तेज चमकती कुल्हाड़ी के साथ गुजरता है। औस के कदम लड़खड़ा नहीं रहे, मगर औस का दिल कांप रहा है। औस के जहन में जो तूफान बरपा है वो किसी तूफानी रात से कम नहीं। ये नौजवान है रास्कोल्निकोव, एक गरीब मगर बहुत ज़हीन तालिब इल्म, जिसने गुर्बत, तन्हाई और खुद साख्ता फ़लसफ़ा के इम्तिजाज से एक ऐसा ख्याल तख्लीक किया है जो आने वाले लम्हात में उसे एक कातिल में तब्दील कर देगा। रास्कोल्निकोव का मानना है कि दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो आम होते हैं और दूसरे वो जो गैर मामूली होते हैं। वो नेपोलियन की मिसाल देता है, एक ऐसा शख्स जिसने हजारों लोगों को मारा मगर उसे तारीख ने हीरो कहा। वो सवाल करता है कि अगर नेपोलियन ने कत्ल किए तो उसे अजीम क्यों कहा गया, और अगर मैं एक खबीस और जालिम सूदखोर बूढ़ी औरत को मार दूं तो क्या मैं मुजरिम होऊंगा या मैं भी एक गैर मामूली इंसान कहलाऊंगा। यही वो लम्हा है जहां नावल का असल तजाद शुरू होता है। फ़लसफ़ा बेमुकाबला ज़मीर। रास्कोल्निकोव हर रोज़ खुद से सवाल करता है, आईने में देखकर सोचता है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। उसकी हालत ये हो चुकी है कि वो अपने पैरों को देखता है तो उसे लगता है वो खुद से अलग हो चुके हैं, जैसे जिस्म उसके काबू में नहीं रहा। वो खाना छोड़ देता है, नींद उससे रूठ जाती है और हर आवाज उसे चौंका देती है। एक दिन वो सूदखोर बुढ़िया इलियोना इवानोना के घर जाता है। वो अपने वालिद का एक पुराना सोने का पेन गिरवी रखता है ताकि औरत को जांच सके। वो नोट करता है कि इसका दरवाज़ा किस सिमत खुलता है, दराजें कहाँ रखी गई हैं और कितनी देर बाद वो वापस बैठती है। वो इस पूरे वाक़े को एक इम्तिहान समझता है, जैसे एक जनरल अपनी जंग की मंसूबाबंदी कर रहा हो। रास्ते में वो एक और मंजर देखता है जो औस के जहन में जुलती आग को मजीद हुआ देता है। एक गरीब लड़की जिसे नशे में धुत करके राहगीरों ने सड़क पर गिरा दिया और पुलिस उसे घसीट कर ले जा रही है। वो सोचता है, दुनिया में इंसाफ कहाँ है। अगर मैं सिर्फ एक बुरा इंसान मार कर कई जिंदगियों को बचा लूं तो क्या ये नाइंसाफी है। इसी लम्हे वो फैसला कर लेता है, वो कत्ल करेगा। कत्ल का ख्याल अब उसका जुनून बन चुका है। वो चौपके से कुल्हाड़ी उधार लेता है। उसे अपने दोस्त राजो मेखन पर शक होता है कि वो कुछ न कुछ भांप चुका है, इसलिए वो उससे कतराने लगता है। अपने कमरे में तन्हाई में वो हर रात खुद से बातें करता है। कभी खुद को नेपोलियन समझता है, कभी शैतान और कभी बस एक गरीब इंसान। एक दिन उसकी माँ और बहन शहर आती हैं। बहन दोनिया एक अमीर और बदकिरदार शख्स लोज़हीन से शादी करने वाली है ताकि रास्कोल्निकोव की तालीम जारी रह सके। ये कुर्बानी रास्कोल्निकोव को अंदर से तोड़ देती है। वो सोचता है, अगर मैं कातिल बन भी जाऊं तो क्या मैं उससे ज्यादा बैरा हूं जो मेरी बहन को अपने मफाद के लिए बेच रहा है। यही जज्बात उसे उस आखिरी कदम की तरफ धकेल देते हैं। कत्ल से एक दिन पहले वो बार बार ख्वाब देखता है। एक ख्वाब में वो एक घोड़े को बार बार कोड़े मारते देखता है, यहाँ तक कि वो मर जाती है। वो घोड़े की चीख सुनता है और जाग कर पसीने में भीगा हुआ होता है। ये ख्वाब इसके अंदर छुपी इंसानियत की आखिरी झलक है, एक वार्निंग, एक पुकार, लेकिन वो उसे फ़लसफ़ा कहकर दबा देता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है। वो अपने कूट के नीचे कुल्हाड़ी छुपाकर निकलता है। वो हर कदम पर चौंकता है, जैसे पूरी दुनिया उसके पीछे चल रही हो। गलियों के कुत्ते भौंकने लगते हैं, दरवाजे चरचराते हैं, बच्चे उसे घूर कर देखते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। और उसके जहन में सिर्फ एक जुमला गूंजता है, मैं आम इंसान नहीं, मैं गैर मामूली हूँ, मुझे हक है। वो दरवाजे पर पहुंचता है। सूदखोर औरत दरवाजा खोलती है। वो अंदर दाखिल होता है और जब वो पलटती है, रास्कोल्निकोव एक ही वार में उसका सर फाड़ देता है। यहाँ पर हिस्सा अव्वल खत्म होता है, लेकिन कहानी असल में अभी शुरू हुई है, क्योंकि जुर्म का मंसूबा जितना वाज़ेह था और उसके बाद का ज़मीर उतना ही अंधेरे में है। हिस्सा दोम, जुर्म की तकमील और खौफ कत्ल की वारदात, ज़मीर की चुभन, इब्तदाई नफ्सियाती बेचैनी। रास्ते सुनटाटे में डूबे हुए हैं। रास्कोल्निकोव के हाथों पर खून लगा हुआ है, ना सिर्फ खून का रंग बल्कि ज़मीर की एक जुलती हुई चिंगारी भी, जो अब उसके दिल को जला रही है। कत्ल तो उसने कर दिया, लेकिन जब वो इलियोना इवानोना के जिस्म के करीब खड़ा है,
ऊस के कपड़ों पर छींटे पड़े हैं तो अचानक दरवाजे पर एक आवाज आती है। वो सहम जाता है, जैसे कोई ऊस के अंदर दाखिल हो गया हो, मगर वो बाहर से है। 2 आदमी दरवाजा पेट रहे हैं। रास्कोल्निकोव की सांस रुक जाती है और उसके दिल की धड़कन इतनी तेज है कि उसे लगता है सब सुन सकते हैं। वो जल्दी जल्दी चाबी घुमाकर अंदरूनी दरवाजा बंद करता है। फर्श पर खून, दीवार पर धब्बे और जेब में औरत की कुछ कीमती अशिया। और उसकी हालत एक चोर से बदतर हो चुकी है। न वो हाथ संभाल पा रहा है न दिमाग, लेकिन वो निकल जाता है, चुपके से, दबे कदमों, सांस रोके, जैसे मौत के मुंह से वापस आया हो। जब वो घर पहुंचता है तो अपने बिस्तर पर गिर जाता है। कपड़े उतारते हुए भी उसे ये एहसास नहीं होता कि जेब में कत्ल की निशानियों से भरी हुई चीजें मौजूद हैं। खौफ इतना शदीद है कि वो सारी रात तेज बुखार में तपता रहता है। न खाना न पानी, सिर्फ पसीने में भीगी हुई चादर और जहन में चीखती हुई वो औरत, जैसे उसकी आंखें अभी भी रास्कोल्निकोव को घूर रही हों। यहाँ से शुरू होता है ज़मीर की चुभन का वो सफर जिससे बड़े बड़े कातिल लर्ज जाते हैं। एक दिन वो उठता है और देखता है कि सारी कीमती चीजें जो उसने कत्ल के बाद चुराई थीं अब भी जेब में हैं, लेकिन उसे उनसे नफरत होने लगी है। वो उन्हें ना बेच सकता है ना इस्तेमाल कर सकता है। आखिर वो इन अशिया को लेकर शहर के एक सुनसान इलाके में जाता है। एक पुरानी इमारत के नीचे जमीन खोदता है और वो सब कुछ दफन कर देता है, यूं जैसे अपनी रूह का बोझ मिट्टी में दफन कर रहा हो। इसी दौरान उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। वो बुखार में पागलों की तरह बड़बड़ाने लगता है। बिस्तर पर लेटे लेटे कभी चीखता है, कभी हंसता है। दोस्त राजुमेखन उसकी तीमारदारी करता है, लेकिन रास्कोल्निकोव का दिल तोड़ चुका है। वो बात करते करते चुप हो जाता है, फिर अचानक चौंक कर खड़ा हो जाता है, जैसे अभी भी कुल्हाड़ी हाथ में हो। ये सब उसके अंदर एक नए खौफ को जन्म देता है। पकड़े जाने का खौफ नहीं, बल्कि अपने आप से टूटने का खौफ। उसे लगने लगा है कि वो 2 इंसानों में बट गया है। एक वो फलसफी जो नेपोलियन बनना चाहता था, और दूसरा एक बुज़दिल इंसान जो किसी की चीख भी सुन नहीं पाता। एक दिन जब पुलिस ऑफिसर उससे कत्ल के बारे में आम बातचीत करता है, रास्कोल्निकोव अचानक कांपने लगता है और पुलिस को शक होने लगता है कि ये नौजवान कुछ छुपा रहा है। यहाँ एक और दिलचस्प किरदार दाखिल होता है, पोर्फेरी पेट्रोविच, जो तफ्तीशी अफसर है और नफसियाती अंदाज से मुजरिम को फंसाना चाहता है। वो बार बार रास्कोल्निकोव से फलसफा पर सवाल करता है, क्या इंसान को कत्ल का हक हासिल है अगर वो किसी बड़े मकसद के लिए करे? रास्कोल्निकोव चौंक कर देखता है, जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर का राज खोल दिया हो। अब उसकी नींद उड़ चुकी है। वो एक बार रात को सड़क पर निकलता है और खुद से बड़बड़ाता है, क्या मैं हीरो हूँ या सिर्फ एक कातिल? वो लोगों के चेहरों को गौर से देखता है, जैसे उनमें अपनी सजा तलाश कर रहा हो। एक और दिन वो एक मजलूम लड़की सोनिया से मिलता है, जो गुर्बत के बायस जिस्म फरोशी पर मजबूर है, और उसकी मासूम आंखों में रास्कोल्निकोव को एक ऐसा आईना नजर आता है जो उसके अंदर छुपे हुए जुर्म को नंगा कर देता है। सोनिया का ईमान, उसकी नरम बातें और उसका खुदा पर यकीन रास्कोल्निकोव के उस फलसफे को चिकनाचोर कर देता है जिस पर वो अपना जुर्म कायम करना चाहता था। अब अर्श का दिमाग टूटने के करीब है। वो सोनिया से कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बहुत भयानक। मगर वो रुक जाता है। वो चाहता है कोई उससे पूछे, कोई उसे सजा दे, मगर कोई कुछ नहीं कहता। अब नावल अपने सबसे नाजुक लम्हे पर पहुंच रहा है। कत्ल हो चुका है, मगर ज़मीर का मुकदमा अब भी जारी है, और ये मुकदमा किसी अदालत में नहीं बल्कि रास्कोल्निकोव के दिल में चल रहा है, जहां जज भी वही है और मुजरिम भी। यखबस्ता सिबेरिया में एक कैदी काम कर रहा है। उसके हाथ छिले हुए, लिबास मैला, चेहरा जर्द, लेकिन उसकी आंखों में वो वीरानी नहीं जो पहले थी। कुछ है जो बदल चुका है। वो कैद खाने की सलाखों से बाहर नहीं निकला, मगर अपने दिल की जेल से आजाद हो चुका है। कैद में तब्दीली। पहले रास्कोल्निकोव हर बात पर बेजार था, किसी से बात न करता, खुद को सबसे बरतर समझता। लेकिन अब वो दूसरों की मदद करता है, सच सुनने लगता है और कभी कभी कैदियों के साथ हल्की सी मुस्कुराहट भी बांटता है। वो बाइबल पढ़ता है, वही बाइबल जो सोनिया उसे दे गई थी। अब वो सच को सिर्फ दलील से नहीं, दिल से समझने लगा है। सोनिया की वफादारी। सोनिया वो सिबेरिया की सर्द हवाओं, दूरी, गुर्बत और तन्हाई से नहीं डरी। हर हफ्ते वो रास्कोल्निकोव से मिलने आती है, अपने हाथों से खाना पकाती है और उसे याद दिलाती है कि तुम कातिल हो मगर मर चुके नहीं। जब तक कोई तुमसे मोहब्बत करे तुम्हें नई जिंदगी मिल सकती है। एक दिन
रास्कोल्निकोव खामोश बैठा होता है और सोनिया उसके करीब बैठकर सिर्फ इतना कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वो पुल, वो अल्फाज रास्कोल्निकोव की सारी फलसफियाना जिद को तोड़कर उसे इंसान बना देते हैं। नई जिंदगी की उम्मीद। कैद में उसकी सजा बाकी है, लेकिन अब वो दिन नहीं गिनता बल्कि तब्दीली के लम्हे गिनता है। वो जानता है कि जब वो यहाँ से निकलेगा तो सिर्फ कैदी नहीं, एक नया इंसान, एक नया आशिकी सच, एक नया रास्कोल्निकोव बनकर निकलेगा। कहानी यहाँ खत्म होती है, मगर एक खामोश सवाल के साथ, क्या हर गुनाहगार को दूसरा मौका मिलना चाहिए? क्या सच्चाई और मोहब्बत वाकई इंसान को बदल सकती है? अगर आपने जुर्म और सजा की ये तवील मगर रूह को छूने वाली कहानी पसंद की है तो किताब-एक्स ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको न सिर्फ किताबों की खुलासा मिलेगा बल्कि उनके अंदर छुपे जज्बात, फलसफा और इंसानी रूह की गहराइयाँ भी। दिल से पढ़ी गई कहानियाँ आपके दिल तक। हर हफ्ते एक नई किताब, एक नई दुनिया। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और किताबों से दोस्ती को जिंदगी का हिस्सा बनाइए। किताब-एक्स ऑडियो बुक्स, जहां अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं, एहसास बन